हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम डेट है वो मार्च में आ चुका है और बहुत ही कम समय आप लोगों के लिए बच गया है। मैं भी बीपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड हूँ पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। और मैंने इसके पहले आप सबको बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकेंड दोनों का क्वेश्चन जो है वो विथ डिटेल सोल्यूशन करा रखा है। और बीपीएससी का सिलेबस जो है वो भी मैंने अपने चैनल पे दे रखा है। बीपीएससी वही सिलेबस फॉलो कर रही है जो कि एस्टेट ने सिलेबस दे रखा है। तो वो सिलेबस जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो भी जाकर देखिए। और इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं या केबीएस का जो हो गया, वो सारा कुछ मैंने अपने चैनल पे डाला है। और आज से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही मैराथन लेकर आऊँ ताकि आप एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएँ और उसको समझ पाएँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए किसी भी प्रकार के पीडीएफ के लिए, ठीक है? और अपनी तैयारी एकदम मन से करिए ताकि थोड़ा भी आपको बाद में ये ना लगे कि हाँ मैंने थोड़ी सी कोशिश छोड़ दी या थोड़ा और कर लिया होता। और कट ऑफ आप सबने देखा ही था कि 70 अबव 72 जो है जनरल का कट ऑफ गया था। और ईडब्ल्यूएस का भी 70 था, फीमेल का भी कट ऑफ हाई ही गया था। तो आप सब पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ सोचना नहीं है, अभी दिमाग को एकदम शांत रखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन कीजिए, बहुत सारे कोचिंग और बुक्स के पीछे नहीं भागिए, स्विच नहीं करते रहना है। जो भी आप कर रहे हैं ना उसको कंटिन्यू कीजिए और खुद पे बिलीव रखिए, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड इफ़ वैल्यू ऑफ मीडियन इज 35 एंड वैल्यू ऑफ मीन इज 30। यानी कि माध्यक का मूल्य अगर 35 है और माध्य 30 है तो इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो मैं ये आपको फार्मूला के थ्रू बताती हूँ। तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब इसको मैं आप कट कर देती हूँ, फिर से आपको बताती हूँ। तो इसमें हो जाएगा आपको 35 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपको 105 माइनस 60 बराबर 45। तो ये हमारा मोड का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि आप जो ये दिया हुआ है सीरीज उससे मीडियन यानी कि, तो इसमें 9 दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के दिया है। तो 1 2 3 4 5, इधर से भी ये 5 आ रहा है और 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, यानी कि 66। ऐसे सीरीज अगर सजा के नहीं दिया होता है तो उसको सजा देते हैं। और ये जो ऑड दिया है इसलिए इसको दोनों तरफ से पांचवा को चुन लिया है। अगर ये इवन दिया रहता तो फिफ्थ और सिक्स दोनों आइटम को चुन के प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा माध्य हो जाएगा, सॉरी माध्यिका हो जाएगा, ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर वही 66 होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि the mean marks of 100 students were found to be 50. Later on, it was found that a score of 55 was misread as 85। यानी कि ये कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों का जो माध्य यानी कि मीन है वो 50 है, जबकि ये पाया गया है कि 55 के बदले 85 लिख दिया गया है, ठीक है? तो अब जब हम इसको करेक्ट करेंगे तब हमारा मीन क्या आएगा? तो सबसे पहले तो हम टोटल निकालने के लिए 100 इंटू 50 करेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 5000, ठीक है? अब 5000 में से माइनस कर देंगे 85 को और प्लस कर देंगे 55 को, तो हमारा ये आ जाएगा 49
65, ठीक है। और अब 49 65 को डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर कितना है 100, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे 49.65 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। 49.65 हो जाएगा, जिसको कि आंसर में 49.7 यानी कि थर्ड ले लिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो ये सीरीज दिया गया है, जैसे कि बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, इसमें मोड क्या है। तो मोड वो नंबर होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 48 जो है वो 3 बार आया है, 50 एक बार आया, 36 2 बार आया, ऐसे बाकी संख्या है जो दो एक एक बार आए हैं। तो इसका जो मोड हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, बिकॉज कि ये सबसे ज़्यादा बार आया है। अब 60 है, इसमें पूछा है कि हार्मोनिक मीन का करेक्ट फार्मूला क्या होगा, तो इसमें 2 हो जाएगा। अब आता है 66, तो इसमें पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें मानक विचलन का मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ फार्मूला। इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। इसी फार्मूला पे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आपको कि ये जो सीरीज दिया है उसको ऐसे एक्स लिख के 10 20 30 40 50 60 और 70, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो x बराबर 280 बाई 7 है ये, तो इसीलिए 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 मीन। अब हम क्या करेंगे सेकंड में कि x जो हमें निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हमारा x बार क्या है यानी कि मीन क्या है 40 है। तो 40 में से आपको 10 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -30 -20 -10 0। अब आ जाएगा 10 20 30, ठीक है। ये सीरीज आ गया। अब क्या करेंगे x का स्क्वायर कर देंगे, तो 30 का x स्क्वायर करेंगे तो 900 और 20 का 400, 10 का 100, 0 फिर 100 400 और फिर 900। अब इसको जोड़ देंगे तो जो हमारा एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का टोटल वैल्यू आपको आ जाएगा 2800। वो आप वहाँ से पॉज करके उसको पहले कॉपी में लिख लेना, फिर आप निकालना। अब आ रहा है कि हमारा फार्मूला है एक्स बरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो 2800 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 400 और 400 रूट में है तो ये बाहर जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को मानक विचलन कहते हैं हिंदी में। अब पूछा है 67 नंबर क्वेश्चन कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कैसे सेटिस्फाइड होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है P01 इंटू P10 बराबर 0, लेकिन इसका सही आंसर होगा थर्ड P01 इंटू P10 बराबर 1। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट in the short run as long as average product increases marginal product is greater than the average product। और सेकेंड है द एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बिफोर द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका मैं आपको
पहले तो हिंदी भी दिखा देती हूँ कि अल्पकाल में जब तक औसत उत्पाद बढ़ रहा होता है, सीमांत उत्पाद जो होता है औसत उत्पाद से अधिक होता है। और सेकंड है, औसत उत्पाद जो है वो सीमांत उत्पाद से पहले घटना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही केवल सही है। जैसे कि फिगर में आप देखेंगे कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ धीरे से बढ़ता है, लेकिन वो इससे बाद से घटना शुरू होता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट से नीचे होता है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, 269 क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो पहला है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो बराबर होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, यानी कि मात्रा से जब इनटू कर देते हैं तो टोटल, तो ये सही है। सेकंड है इसमें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, दूसरा भी। तीसरा है कि एवरेज कॉस्ट बराबर होता है आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ने के बाद, तो ये भी सही है। चौथा दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट को निकालते हैं टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी यानी कि मात्रा से डिवाइड करने के लिए, यही गलत है। ये जो है मार्जिनल कॉस्ट को निकालते हैं डेरिवेटिव निकाल के, जब टीसी का टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं तब जाके हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। इसमें हिंदी इंग्लिश सेम ही है, इसलिए मैंने हिंदी को नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि कॉब डगलस जो उत्पादन फलन होता है उसके अनुसार जब अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन होगा 1 से, यानी कि अल्फ़ा बीटा 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा। अब हिंदी में देख लीजिए, वही होगा पैमाने का बढ़ता फलन। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल जो होगा ए प्लस बी में, इसमें होता है कि जब अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है 1 के तो यहाँ हो जाता है कांस्टेंट, यानी कि वो स्थिर हो जाता है जो बी में दिया है। और अल्फ़ा प्लस बीटा जब लेस देन 1 होता है यानी कि 1 से कम होता है तो यहाँ पैमाने का घटता हुआ फलन जो दिया है तीसरे में, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है कि इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र में मांग की कीमत की लोच क्या होगी। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसमें हमेशा यूनिटी इलास्टिक होती है, यानी कि तीसरा हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई लोचदार। तो कैसा इसका शेप होता है, इसका शेप ऐसा होता है। तो इसके हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी जो होता है वो इकाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मतलब कैसे दर्शाते हैं उसको, यानी कि मांग की तिरछी लोच का सही सूत्र क्या है। तो जस्ट अ मिनट, तो इसका हो जाएगा आपको सेकेंड नंबर, टू हो जाएगा इसका चेंज इनटू क्वांटिटी एक्स बाय चेंज इनटू प्राइस ऑफ वाई इनटू प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। आप हिंदी वाले में भी देख लें, इसका भी वही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही दिया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है दर्शाया गया है इसमें कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो इसमें आपको हो जाएगा, आपको दिखा देती हूँ, दूसरा जो है ना वही गलत है। जैसे कि तीसरा भी सही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन
बिटवीन एक्स एंड वाई बराबर माइनस पी प्राइस ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ वाई। और दूसरा में क्या कर दिया है, प्राइस ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ एक्स कर दिया है, वहाँ मनी से इंटू करवा दिया है। ठीक है, तो इसका दूसरा ही गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मतलब कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के संबंध में इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिसेज विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। यानी कि एक वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ साथ उसमें मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मार्जिनल यूटिलिटी कांट बी नेगेटिव, ये गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गलत भी, मतलब नेगेटिव भी जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए केवल सही होगा। अब 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें है कि द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, ये भी सही है। द डाउनलोड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये सही है। द अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करस्पॉन्डिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये भी सही है। चौथा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कट्स द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, यही यहाँ पे गलत है। 75, तो इसको हिंदी में देख लीजिए, जैसे कि दिया है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, ये सही है। यहाँ आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी 2 3, यहाँ चौथा गलत है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ये पॉइंट इसका गलत है 75 का। अब आते हैं 76 पे। तो इसमें पूछ रहा है, इसमें भी, कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पूछ रहा है परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा सही नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन का पहले देखिए कैसे होता है। यहाँ होता है, तो यहाँ प्राइस जो होता है वो बराबर होता है एवरेज रिवेन्यू और बराबर होता है मार्जिनल रिवेन्यू के। ठीक है, इसमें सब बराबर होता है। तो पहला दिया है कि मार्जिनल रिवेन्यू बराबर होता है प्राइस के, तो ये सही है, यानी कि सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है। एवरेज रिवेन्यू हायर देन द प्राइस, ये गलत है, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू जो तीसरा में दिया है कि इज इक्वल टू प्राइस, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। तो इसमें दूसरा जो है वो आपको गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। इसमें पूछ रहा है कि प्राइस जो प्राइस फ्लोर होता है उसमें क्या होगा। ये पूछ रहा है कि एक प्रभावी न्यूनतम कीमत के कारण क्या होता है। तो पहला है कि एक्सेस डिमांड हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा है कि एक्सेस सप्लाई होगा। तीसरा है कि शॉर्टेज ऑफ डिमांड होगा। चौथा है कि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगा। तो इसका सेकंड सही होगा, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये जो प्राइस फ्लोर या जो न्यूनतम कीमत, ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो प्राइस होता है उसको, जैसे कि यहाँ डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, तो यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। ठीक है, लेकिन प्राइस फ्लोर में आपको क्या किया जाता है कि इससे ज़्यादा प्राइस आपको फिक्स की जाती है। ठीक है, तो जब ज़्यादा प्राइस फिक्स की जाएगी तो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा प्रोड्यूसर को, तो वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, इसीलिए यहाँ एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्राइस सीलिंग इज बाइंडिंग इन विट मार्केट इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ। तो यदि गेहूं के बाजार में अधिकतम कीमत प्रभावी हो तो हो जाएगा इसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड कैसे बढ़ जाएगा कि प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग जो होता है, यहाँ डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस यहाँ फिक्स कर देती है। तो जब प्राइस कम होगा तो लोग क्या करेंगे, इसका डिमांड बढ़ाएंगे, और इसी वजह से यहाँ एक्सेस डिमांड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया है कि क्वांटिटी डिमांड इतना है, क्वांटिटी सप्लाई इतना है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। नीचे भी वही हिंदी सेम ही है कि मांग और पूर्ति दिया हुआ है और उसमें आपको प्राइस निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट।
जस्ट अ सेकेंड। इसमें आप करेंगे कि 1200 माइनस पी बराबर कर देंगे 900 प्लस 2p, यानी कि डिमांड और सप्लाई को बराबर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपको 1200 में से 900 के 300, और प्राइस क्या हो जाएगा 3p, 3p हो जाएगा। अब प्राइस बराबर हो जाएगा आपको 100। तो यहाँ फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड एंड इट्स प्राइस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी। तो यहाँ पूछ रहा है कि यदि एक वस्तु की कुल व्यय उस वस्तु की कीमत के विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या होगा। तो यहाँ आपको हो जाएगा जो इलास्टिसिटी है यानी कि लोचता जो है वो मोर देन 1 होगा। तभी तो वो, जैसे कि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम कर रहा है, ठीक है, प्राइस घट गई तो क्वांटिटी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शेप ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कर्व विल बी। तो इकाई लोच मांग का वक्र क्या होता है, जो हम लोग ने ऊपर ही देखा है, तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स में क्या होता है, तो गिफिन गुड्स जो होता है उसमें इनकम इफेक्ट जो होता है वो प्राइस जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका थर्ड हो जाएगा। गिफिन गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट भी आपका पॉजिटिव होता है और प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, बस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ नेगेटिव होता है। और मैं यहाँ एक सीरीज चलाने जा रही हूँ जो कि बीपीएससी के लिए और ईएमआरएस के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन लिया है, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मैं आपको पढ़ाऊँ या कुछ आपका है इसमें प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा आपके लिए कुछ नया करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री गुड विल बी। तो जो डिमांड किसी वस्तु की होती है, एक वस्तु की मांग और उसके पूरक वस्तु जो कम्प्लीमेंट्री होता है उसके बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसे हमें दर्शाना है। तो इसमें हो गया कि नेगेटिव रिलेशन होता है। कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल हो गया, तो दोनों ही एक दूसरे के बिना, मतलब कार में पेट्रोल जब तक नहीं जाएगी कार चल नहीं पाएगी, तो वैसी वस्तुओं को जो कम्प्लीमेंट्री वस्तु कहते हैं। तो एक की भी प्राइस बढ़ेगी ना तो दूसरे की डिमांड वहाँ क्या होती है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज x and y आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इफ प्राइस ऑफ y इंक्रीजेज द डिमांड कर्व x विल बी। तो 84 का आपको शिफ्ट राइटवर्ड होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है ना, वो पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। एक वस्तु की, जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो गया, मतलब कि वाई की कीमत बढ़ गई, तो एक्स की मांग क्या होगा, तो एक्स की जो चूँकि उसका सब्स्टिट्यूट है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखो चाय और कॉफ़ी क्या होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो उनका क्या होता है कि अगर चाय की प्राइस बढ़ जाएगी ना तो हम कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा, यानी कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, इसमें कह रहा है कि डिमांड फंक्शन ऑफ टू कंज्यूमर ए एंड बी आर गिवन एज। तो डिमांड फंक्शन पहले का दिया है आपको, डी ए का 10 माइनस पी और डी बी का 15 माइनस पी। हिंदी में वही दिया है कि दो उपभोक्ता ए एंड बी के मांग फलन इस प्रकार दिए गए हैं कि डिमांड ए बराबर 10 माइनस पी और डिमांड बी। तो इसमें एक ये नीचे कंडीशन दिया है कि प्राइस जो है वो 15 से ऊपर रखना है, लेकिन जब हम दोनों के डिमांड को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि 10 माइनस पी प्लस 15 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2p। तो जब p का वैल्यू हम 15 से ऊपर रखेंगे, जैसे कि सपोज p का वैल्यू हमने 16 रख दिया, तो 32 हो जाएगा।
ठीक है, 25 माइनस 32। तो डिमांड कभी भी ना नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए यहाँ हम 15 से जब भी ज़्यादा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा मांगी गई मात्रा जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं 286 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें फर्स्ट है लार्ज मार्केट पावर, सेकंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट, थर्ड है परफेक्ट इंफॉर्मेशन और फोर्थ है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो आप सभी जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का जो अजम्पशन होता है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होता है, लेकिन लार्ज मार्केट पावर जो है वो कभी भी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है। तो यही आपका आंसर होगा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है which of the following condition is are true for a profit maximizing perfectly competitive firm when profit is positive। तो प्रॉफिट पॉजिटिव है यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इसमें कौन सा केस जो है वो ट्रू होगा। तो पहला आपको पूछा गया है कि एम आर बराबर एम सी होता है, सेकेंड है एम सी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, एंड सी है प्राइस इज ग्रेटर देन ए बी एस इन द शॉर्ट रन। तो इसमें आपको एम आर बराबर होता है एम सी के, ये सही है, बट एम सी कर्व जैसे कि आपको मैं कर्व से दिखाती हूँ, देखिए ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो इसमें आपको एम आर बराबर होता है ए आर के, और यहीं पे आपको प्राइस भी होती है, और ये हो गया आपका एम सी। तो एम सी जो है जब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होता है तो ये इसका पार्ट लिया जाता है अपवर्ड, ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लिया जाता है, और जब भी प्रॉफिट पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो सी प्राइस इज ग्रेटर देन ए बी एस। तो ये ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें थर्ड आपको थर्ड हो जाएगा, ए एंड सी राइट हो जाएगा 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हिंदी देखनी है तो आप आराम से हिंदी भी देख सकते हो, मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो इसको लेके जा रही हूँ ताकि आप हिंदी पढ़ना चाहें तो हिंदी पे पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी भी अच्छे से आपको, या फिर मैं पढ़ ही देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फॉर्म टुवर्ड्स लेफ्ट। हिंदी है इसका, एक फॉर्म की पूर्ति वक्र को बाएं की ओर खिसकाने वाली कौन सी उत्तरदायी कारण होती है। बाएं, तो बाएं का मतलब है कि जब भी आपका क्या होगा, सप्लाई कम होगा तब ये बाएं जाएगा। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सेकंड है इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, थर्ड है इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स। हिंदी में तकनीकी प्रगति, आगत कीमत में वृद्धि, एक इकाई कर का लगना। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी जब भी प्रोग्रेस करेगा तो हमारा क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन जब इनपुट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जैसे जिस वस्तु इनपुट प्राइस मतलब कि किस चीज़ से किसी वस्तु को बनाया जाता है, तो जब हमारा रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो फिर हमारा प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा, तो इस समय तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई कम होगी। और सी है इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स, जब टैक्स लगेगा सप्लायर पर तब भी सप्लाई हमारा कम होगा, और तब क्या होगा, ये डायग्राम से देखिए आपकी जो सप्लाई कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो इसमें थर्ड होगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फॉर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इनइलास्टिक। हिंदी में है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फॉर्म का मांग वक्र होगा पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार और बेलोचदार। तो इसका आंसर होता है परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार इसका आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा शेप होता है तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द सप्लाई कर्व इफ डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस रिस्पेक्टिवली विल इंक्रीज करेगा, जो हमारा क्वांटिटी होगा बट जो प्राइस होगा वो डिक्रीज करेगा। सेकंड है हमारा क्वांटिटी डिक्रीज करेगा और प्राइस इंक्रीज करेगा। थर्ड है डिक्रीज और डिक्रीज करेगा, मतलब प्राइस क्वांटिटी दोनों। और फोर्थ है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों जो है वो इंक्रीज करेगा। हिंदी में वही है, पूर्ति वक्र स्थित रहने पर यदि मांग वक्र दाएं की ओर खिसकता है तो संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत क्या होगा। इसको आप डायग्राम से देखें। ये हो गया आपका सप्लाई और ये हो गया आपका डिमांड। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो डिमांड है वो दाएं तरफ खिसकता है। तो देख लीजिए यहाँ दाएं तरफ खिसका, तो पहले जो हमारा ये था ये क्वांटिटी को दर्शाता है, ये प्राइस को। तो पहले ये हमारा प्राइस था और ये क्वांटिटी थी, लेकिन जब हम इससे दाएं तरफ खिसकते हैं, जैसे कि यहाँ आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई और हमारा जो प्राइस है वो भी बढ़ गया। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ परफेक्टली competitive मार्केट each firm employs labor up to the point where marginal revenue product of labor is। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म उस बिंदु तक श्रम को लगाएगी जहां श्रम का सीमांत जो आगम उत्पाद होगा वो कितना होगा। इसका इसमें पूछा है आपको कि प्रत्येक फर्म उस बिंदु तक श्रम लगाएगी, मतलब कितना लेबर लगाएगी। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 2 इक्वल टू वेज रेट। और इसका डायग्राम ऐसे होता है कि आपका वेज रेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और एमआरपी हो गया यहीं पे, आपका इतना ही लेबर आपको लगाया जाएगा 292। If 25% increase in price of a good lead to 15% decrease in the quantity demand, then the price elasticity of demand will be। तो इसमें पूछ रहा है कि यदि 25% आपके कीमत को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि आपकी मांग में जो है 15% की कमी हो जाती है। तो मांग की कीमत लोच कितना होगा। तो इसमें हो जाएगा आपको, आप देख रहे हैं कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है और क्वांटिटी में कम चेंज हुआ है। तो इसको ऐसे करते हैं, चेंज इनटू क्वांटिटी बाय चेंज इनटू प्राइस। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 यानी कि 1 से कम। अब आता है आपको 293, when AR curve is downward sloping MR curve will be। तो ऐसे होता है AR कर्व और ये हो गया आपको MR कर्व। तो इसमें पूछा है जब औसत आगम वक्र ऊपर से नीचे की ओर होगी तो सीमांत आगम वक्र क्या होगा। तो ये होगा स्टीपर, देख ही रहे हैं आप, इससे AR से MR जो है वो स्टीप है, स्टीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ परफेक्ट competitive मार्केट द टोटल रिवेन्यू इंक्रीज एट अ परफेक्ट, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुल आगम बढ़ता है, किस मात्रा से बढ़ता है आपको, तो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, ऐसे कांस्टेंट रेट। थर्ड स्थिर दर से बढ़ता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुल आगम जो है वो स्थिर दर से बढ़ता है, ऐसे हो जाएगा TR। 5 सपोज मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 5 rupees to 20 rupees, as a result quantity supplied by a firm increased by 15 units, the price elasticity of supply 0.5, what is the initial output of this firm। माना कि एक वस्तु की कीमत, बाजार कीमत 5 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाता है, उसके कारण क्या होता है कि जो मात्रा है वो 15 इकाई की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और इसका कीमत लोच, पूर्ति का कीमत लोच 0.5 दिया गया है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी।
पूर्ति की मात्रा बढ़ी है, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा है। तो इसमें क्या करते हैं, आपको जो जितना क्वांटिटी में चेंज होता है बटा जितने प्राइस में चेंज होता है, तो यहाँ क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है वो आप देखिए 15, और प्राइस में कितना चेंज हुआ है, ये भी 15 हुआ है। आपको पहले प्राइस कितना था 5, और क्वांटिटी जो पहले था वो दिया नहीं है, बट पूर्ति की कीमत लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0.5 दिया है। तो ये 15/15 इंटू 5/क्वांटिटी बराबर 0.5, तो ये कट जाएगा, तो 5/0.5 आ जाएगा, और ये 10 हो गया। 10 हो गया हमारा आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फॉर्म इज व्हेन। ये पूछ रहा है कि अल्पकाल में एक फॉर्म का बंद बिंदु होता है जब। तो अल्पकाल में कब होता है बंद बिंदु, ये होता है जब प्राइस कम या बराबर मिलता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि चेंज करना पड़ रहा है मुझे बार बार, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए कंज्यूमर प्रेफरेंस इन जनरल कैन बी शोन बाय अ इंडिफरेंस मैप। एक उपभोक्ता की प्राथमिकता साधारणतः अनादिमान मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। सेकंड है, तो ये तो सही है। सेकंड है, अ कंज्यूमर प्रेफरेंसेज इन जनरल कैन ऑल्सो बी शोन बाय अ यूटिलिटी फंक्शन। एक उपभोक्ता की प्राथमिकता को साधारणतः एक उपयोगिता फलन के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही सही होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट डेफिसिटीज, बजट का घाटा क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है आपको कि द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट एंड ऑल द एक्सपेंडिचर, सभी प्राप्तियों तथा सभी व्ययों के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट ही आपको सही मिल जा रहा है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिनी गिफ्ट कोफिशिएंट इज यूज टू मेजर, यानी कि गिनी गुणांक का प्रयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है। तो ये आपको आय की समानता यानी कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप विच ऑफ द करेक्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि तरलता जाल की अवस्था में कौन सा सही है। इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, तो ये आप डायग्राम से देखें, इसका जो डायग्राम होता है ऐसा होता है। तो इसमें जब तरलता जाल आता है यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप आती है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होता है। तो ये तो आपका फर्स्ट कैंसिल हो गया, सही नहीं है। सेकंड है, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव, ये बिल्कुल सही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो सेकंड आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन नवंबर 2004। नवंबर 2000 में यूपीए सरकार द्वारा गठित कृषकों पर राष्ट्रीय कमीशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राजस्व व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। तो सब्सिडी शामिल किया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट भी शामिल किया जाता है, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी शामिल किया जाता है, लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन यानी कि ऋण का भुगतान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर ड्यू टू, यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
तो फर्स्ट है इसमें हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वृद्धि से। सेकंड है ब्लैक मनी इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में काला धन होने से। थर्ड है घाटे की वित्त व्यवस्था यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से। तो इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यानी कि सभी इसके कारण हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवार्ड्स फिजिकल कॉन्सोलिडेशन। इसमें फिजिकल कॉन्सोलिडेशन होता है राजकोषीय संगठन, यानी कि कौन सा ऐसा रीजन है जिससे कि सरकार के घाटे को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है रिड्यूसिंग सब्सिडीज, इससे तो कम होगा घाटा। सेकंड है गेटिंग मोर लोन्स यानी कि और अधिक ऋण लिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे तो हमारा घाटा जो है वो बढ़ेगा। तो सेकंड इसका रीजन है, और अधिक ऋण लेंगे तो गवर्नमेंट पे भार पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिफ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिति का कारण नहीं है। पहला है रिडक्शन इन मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति में कमी। तो ये तो कारण है कि लोगों के हाथ में जब मनी ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा डिमांड भी कम हो जाएगा। सेकंड है रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग यानी कि निवेश व्यय में कमी। तो निवेश में कमी होगी, लोगों को प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, फिर हाँ अब पैसा नहीं रहेगा, तो ये तो डिफ्लेशन का कारण है। थर्ड है रिडक्शन इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मतलब कि साख की उपलब्धता में कमी होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। फोर्थ है रिडक्शन इन पॉलिसी रेट बाई आरबीआई, आरबीआई द्वारा नीति दरों में कमी। यही एक कारण है जिसके द्वारा कि डिफ्लेशन नहीं होता है। जब भी आरबीआई पॉलिसी रेट कम रखती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होता है जिससे कि डिफ्लेशन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो फिलिप्स कर्व जो है वक्र संबंध दर्शाता है किसके बीच में, तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, थर्ड है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ पॉवर्टी, एंड फोर्थ है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यही फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति दर के बीच। और इसमें यही फिलिप्स कर्व का शेप शॉर्ट रन का, ये लॉन्ग रन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट बैंकिंग अवेंडसम स्कीम। तो ये क्या होता है, बैंकिंग लोकपाल योजना के संबंध में कौन सा निम्न सही नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि बैंकिंग लोकपाल योजना क्या होती है। तो ये ऐसी योजना होती है जिसमें कि जब बैंक जो है किसी के समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, ठीक है, 30 दिन के अंदर, तो कोई भी कस्टमर जो है वो, कोई भी व्यक्ति जो है वो बैंकिंग लोकपाल में जाकर अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है और वहाँ से उसके कंप्लेन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका फर्स्ट है कि दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 35A इन 1995, यानी कि यह योजना आरबीआई द्वारा वर्ष 1995 में अनुच्छेद 35A के तहत लाया गया, तो ये सही है। सेकेंड है दिस स्कीम इज फॉर रिड्रेशल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक, यह योजना बैंक के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत का निवारण के लिए, ये भी सही है। थर्ड है इस योजना के अंतर्गत बैंकों के पास अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि अंडर दिस स्कीम बैंक डू नॉट हैव द ऑप्शन टू अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। तो सी यहाँ गलत है, यहाँ सी ही गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, केवल सी सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। कॉरपोरेशन बैंक जो है वो मैंगलोर में है, ये सही है। बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, ये भी सही है। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो दिल्ली में है, वो पटियाला में नहीं है, तो यही इसमें से गलत है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस वर्मा कमेटी वाज रिलेटेड टू। एम एस वर्मा समिति जो है वो
किससे रिलेटेड है? तो इसमें आपको हो जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रूरल बैंक, यानी ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि आरबीआई अंतिम ऋणदाता है, ये सही है। एग्जिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए है, ये भी सही है। और फोर्थ है नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए, ये भी सही है। लेकिन जो आईसीआई बैंक है ये प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक नहीं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 311 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मतलब कौन सा इसमें से सही है? आरबीआई चेंजेज द रेपो रेट एवरी मंथ टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रति माह रेपो दर में बदलाव करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, बदलाव तो करती है बट प्रति महीने नहीं करती है। सेकंड है इसका, एनी चेंज इन द रेपो रेट बाय आरबीआई इज अ सिग्नल टू बैंक्स टू रिवाइज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड लोन्स। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में जब चेंज किया जाता है यानी बदलाव किया जाता है तो वो एक सिग्नल होता है कि इशारा होता है कि अब बैंकों को जमा और ऋण पर ब्याज दर निर्धारण करना है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है, ओनली बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312 यानी 312, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी बाई आरबीआई इज। जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है वो अगर मौद्रिक नीति में विस्तार करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो पहला है, इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि उधार लेने की लागत में वृद्धि होती है। अगर एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी भी लगाया जाता है यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज भी की जाती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कैसा हमारा रेट है, तब हम उसका इंक्रीज करेंगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या और डिक्रीज करेंगे। तो पहला तो गलत है। सेकंड है, इट डिक्रीज द मनी सप्लाई, तो ये भी गलत है। थर्ड है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज बाय कमर्शियल बैंक, यानी कि व्यवसायिक बैंकों द्वारा लेने वाली ब्याज दर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये भी गलत है। प्रभाव तो पड़ता है जब भी मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये जब भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति में विस्तार किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो भी इसमें सही है उसको चुनिए। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1969 एंड 1980, यानी कि भारत में 1959 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये तो सही है। सेकंड है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से वित्तीय समग्रता को बढ़ावा मिला, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स डिड ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, दोनों ही सही है, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उर्जित पटेल कमेटी इज करेक्ट, यानी कि उर्जित पटेल समिति के संबंध में इसमें से कौन सा सही है? तो फर्स्ट है, दिस कमिटी वाज अपॉइंटेड टू एग्जामाइन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, यानी कि इस समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति ढांचा के परीक्षण के लिए किया गया था, तो ये सही है। सेकंड है, द कमिटी सजेस्टेड टू adopt द न्यू CPI as nominal anchor for policy recommendation।
हिंदी है इसका। इस समिति ने नए उपभोक्ता कीमत सूचकांक को नीति सिफारिशों हेतु नए नामित मान की अपनाने का सुझाव दिया था। थर्ड है, इस समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो इसमें थर्ड गलत है और बी, ए और बी जो है वो सही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी कि चेयरमैन को, आरबीआई के चेयरमैन को मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई के गवर्नर को मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन होना चाहिए या नहीं। तो 314 है उसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, नहीं है। तो बैंक डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन देयर CRR डिपॉजिट विथ RBI। तो ये तो सही है कि जब भी RBI के पास कमर्शियल बैंक CRR रखते हैं तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेकंड है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ RBI इज नथिंग बट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। यानी कि RBI के खुले बाजार की प्रक्रियाएं और कुछ नहीं बल्कि खुले बाजार में सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी गलत, सॉरी ये भी सही है। और थर्ड है, कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द RBI, यानी कि व्यवसायिक बैंकों को RBI चलाती है, तो ये भी सही है। फोर्थ है, RBI हैज नथिंग टू डू विथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। देश के विदेशी मुद्रा भंडार से RBI का कोई लेना देना नहीं होता। यही इसमें गलत है, क्योंकि RBI ही उसको रिजर्व को, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, उसकी देखरेख करता है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। GDP डिफ्लेटर के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट है, यह मुद्रास्फीति का एक समग्र मापक है। तो इन्फ्लेशन को मतलब कि ये मेजर करता है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, सही है। सेकेंड है, इट इज ड्राइव्ड एज अ रेशियो ऑफ GDP एट अ करेंट प्राइस टू GDP एट अ कांस्टेंट प्राइस। तो इसका सेकेंड भी सही है, इसका दोनों सही है। जो 316 है इसका बोथ ए एंड बी होगा। और GDP जो डिफ्लेटर होता है उसको निकालते हैं, जैसे कि आपको हो जाएगा नॉमिनल और बट्टा हो जाएगा आपको रियल GDP या रियल को ही कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन। तो ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। इट इज पोवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका सही है। सेकेंड है, द स्कीम वर्क्स थ्रू ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है कि गरीबों को जो है वो स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है और उनको स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब ए एंड बी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब इसमें से कौन सा सही है। द फेरा ऑफ 1973 इन इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय फेमा WEF जून 2000 बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। यानी कि फेरा को फेमा से 2000 में अटल बिहारी गवर्नमेंट के द्वारा बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका सही है। सेकंड है,
दिस न्यू एक्ट डील विथ फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंस। यह नया कानून विदेशी विनिमय सिविल जुर्म से संबंधित है। तो दोनों ही कथन सही है, बोथ एंड बी। नेक्स्ट है, साख आधारित पूंजी सहायता योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि द क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो ये हो जाएगा आपको एमएसएमई से, एमएसएमई से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, द थीम ऑफ द 12 5-year प्लान वाज। तो इसमें पूछ रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था। तो आप सबको ये पता होगा कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम था। हिंदी में देखिए, तीव्र, सत्य, सतत एवं अधिक समायोजित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल इनकम इज। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय आय का उचित आपको प्रदर्शन है, ठीक है। 321 नंबर क्वेश्चन है। तो जब एनएनपी एट मार्केट प्राइस को नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, तब हमें प्राप्त होता है एनएनपी एनएनपीएफसी, और यही हमारा नेशनल इनकम को दर्शाता है। यानी थर्ड में से जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे ना एनआईटी को, तब हमारा एनएनपीएफसी प्राप्त होगा और वो हमें नेशनल इनकम देता है, ठीक। हिंदी में देख लीजिए, एनएनपी बाजार या मूल्य में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो अभी पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये तो सही है। जीडीपी को ऐसे निकालते हैं, जीएनपी को निकालते हैं एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन से। और चूँकि जब भी नेट से ग्रॉस पे जाना होता है तो उसमें ग्रॉस में हमेशा ही डेप्रिसिएशन होता है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि आपके पास एक मोबाइल है जो आपने न्यू लिया है, तो क्या होता है उस समय वो उसका फंक्शन बड़ा ही तेज़ काम करता है, ठीक है। वो धीरे धीरे जब आप यूज करने लगते हो, 1 साल 2 साल होता है, तो उसके फंक्शन स्लो हो जाते हैं, वो हैंग करने लगता है। तो डेप्रिसिएशन वही है कि वियर एंड टीयर, मतलब समय के साथ जो आपका वस्तु है उसकी वैल्यू जो है वो कम होने लग जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। थर्ड है एनडीपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी सही है। फोर्थ है जीडीपी को निकालते हैं एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन तो होता है, बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ प्लस ना करके माइनस करेंगे तब हमारा निकलेगा। तो यही हमारा चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, सेकेंड है प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, थर्ड है फी फाइन एंड पेनाल्टीज, फोर्थ है बोरोइंग। इसी तरह हिंदी में देखेंगे तो फर्स्ट है राज्य सरकारों से प्राप्त ऋण पर ब्याज, और सेकंड है पीएसयू से प्राप्त लाभ, और थर्ड है फीस जुर्माना एवं पेनाल्टी, और फोर्थ है ऋण। तो इसमें फोर्थ आंसर होगा, जो फोर्थ जो है वो आता है आपको कैपिटल रिसिप्ट्स में, और बाकी सब जो है वो रिवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है। तो सर्विस सेक्टर हैज़ बीन द ड्राइवर ऑफ द हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। मतलब कि जो रिफॉर्म पीरियड है उसके बाद में जीडीपी वृद्धि दर सेवा क्षेत्र का अहम रहा है, ठीक है।
सेकंड है कि सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी इन इंडिया इन लास्ट 2 डिकेड्स। तो जो सर्विस सेक्टर है उस वो यहाँ गलत होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा रोज़गार नहीं देता है। सबसे ज़्यादा रोज़गार आपको देता है प्राइमरी सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर है। और इसमें दिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी, जबकि ये फर्स्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में। तो यहाँ केवल फर्स्ट होगा, फर्स्ट सही होगा, ए, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज इंस्टीट्यूटेड इन, यानी कि ग्रामीण संस्थागत ढांचा विकास फंड की स्थापना किस संस्था की योजना है? तो ये हो जाएगा आपको नाबार्ड की। फोर्थ, अगला है कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, यानी कि भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें आपको बोरोइंग यानी कि ऋण है कैपिटल रिसिप्ट में। उसके बाद है रिकवरी ऑफ लोन, ऋण की रिकवरी भी इसमें शामिल है। और फोर्थ है पीएसयू से जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन जो है वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। फर्स्ट। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन 327, इफ एमपीसी 0.8 एंड टैक्स रेट इज 0.15 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? तो यहाँ मल्टीप्लायर का आपको वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर डायरेक्ट फार्मूलों पे बैठाते हैं तो हमारा टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है माइनस एमपीसी बटा 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो एमपीसी की वैल्यू तो हम देख रहे हैं कि 0.8 दिया है, तो उसको बैठा देंगे माइनस 0.8 बटा 1 माइनस 0.8। इसको आप नोट कर लेना, आगे मैं बढ़ रही हूँ। अब आ जाएगा आपको माइनस 0.8 बाई 0.2, तो 0 0 कट गया तो 4, तो यहाँ -4 जो हो जाएगा वो आपको टैक्स मल्टीप्लायर होगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टैक्स मल्टीप्लायर जो होता है ना वो हमेशा ऐसे मल्टीप्लायर से एक कम होता है। तो जब आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे कि मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, तो 1/1 माइनस एमपीसी, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया। तो 1/1 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा आपको 1/0.2, तो ये आपको 5 हो जाएगा। और जो कि टैक्स मल्टीप्लायर जो होता है वो हमेशा जनरल मल्टीप्लायर जो ऐसे होता है उससे कम होता है एक, तो 5 - 4 तो सॉरी 5 - 1 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और टैक्स मल्टीप्लायर हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा देंगे, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द सेविंग फंक्शन बराबर एस बराबर -50 प्लस 0.25, ये वाई इनकम को सिंबल कर रहा है। इफ़ इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी इंक्रीज बाई ₹250 करोड़, तो नेशनल इनकम कितने? इसमें कह रहा है कि सेविंग फंक्शन जो है आपको दिया हुआ है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो 250 करोड़ से बढ़ जाता है तो आपके आय में कितने से वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपसे पूछा है यहाँ पे, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ सॉल्व करके, उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन द इनकम बराबर 1/1 माइनस एमपीसी इंटू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ती हूँ। आगे आपको यहाँ दिया हुआ है ये सेविंग फंक्शन, तो जो 0.25y दिया है ना ये एमपीएस है, और हम जानते हैं कि एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर होता है 1 के। तो एमपीएस हमारा 0.25 है, और जब इसको 1 से माइनस करेंगे तो हमारा एमपीसी कितना आ जाएगा? एमपीसी आ जाएगा 0.75। अब हम उस फॉर्मूले में बैठाते हैं, हमको पता है कि हमारा एमपीसी जो है वो 0.75 है, तो इसको 1/1
1 माइनस 0.75 इंटू चेंज कितना है इन्वेस्टमेंट में 250 करोड़ का। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आगे हो जाएगा 1/0.25 इंटू 250। ठीक है। अब ये नीचे पॉइंट में है तो इसको चेंज करने के लिए ऊपर 100 कर देंगे और 25 से 100 को काटेंगे तो 4 आएगा और 25 चौका 100। ये 1000 आपका चेंज इन द इनकम हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा आपका आंसर, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। तीन सौ 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 329। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑफ अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। ठीक है, उसमें है कि ये एक दिया हुआ अर्थव्यवस्था का सरकारी जो बजट है उसके आंकड़े दिए हुए हैं और उसमें आपको फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा निकालना है। तो राजकोषीय घाटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता है? तो इसमें आप जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। इसमें बोरोइंग को ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपको, सबसे पहले तो आप टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपको, इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका दिया हुआ है उसको आप ऐड कर लेंगे। तो 1000 प्लस 200 बराबर ये 1200 हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ दिया हुआ है। और सेकंड में आप निकालेंगे टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट के लिए आपको क्या करना है, इसमें आप करेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट और प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। चूँकि इसमें बोरोइंग नहीं लेते हैं इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट बराबर 400 दिया है उसको नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 700 प्लस 100 बराबर 800। अब आते हैं इसके फॉर्मूले। तो 1200 टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट कितना आया था 800। तो 800 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिमांड इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड अर्थव्यवस्था में निवेश मांग किस पर आधारित है? फर्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बी है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड सी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हिंदी में देखें तो पहला है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, दूसरा है पूंजी की सीमांत कुशलता और तीसरा है ब्याज की दर। तो आप देखें इसमें कौन सा होगा। मैं जब भी आपको क्वेश्चन समझाती हूँ ना तो आप खुद से भी सॉल्व किया करो ताकि आपको ये आइडिया लगता रहेगा ना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केन्स इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ड्यू टू। केन्स के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी किन कारणों से पाई जाती है? तो इसमें है कि समग्र मांग में कमी यानी कि डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और बी है डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो केन्स केवल डिमांड की बात करते थे इसलिए इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है? तो फर्स्ट है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब यानी कि गवर्नमेंट का व्यय बढ़ेगा। बी है कि इंक्रीज इन वेज और सी है इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन।
तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना, तो उसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं आएगा लागत जनित। जबकि जब वेज बढ़ेगा और जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, इस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। तो इसमें बी और सी, बी और सी का मतलब है कि बी सी सही है, ये गलत है। A situation when a high rate of inflation occurs simultaneously with a high rate of unemployment is known as, मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? पहला है एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेज जीएनपी, तो जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है यानी व्यय में, तो हमारा जीएनपी बढ़ता है, ये सही है। मल्टीप्लायर डिटरमाइन द साइज ऑफ दिस इंक्रीज, तो गुणांक जो है वही डिटरमाइन करेगा, मतलब जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा उतना ज़्यादा हमारा जीएनपी बढ़ेगा, ये सही है। सेकंड है एन इंक्रीज इन टैक्सेज इंक्रीज जीएनपी, कर में वृद्धि से जीएनपी बढ़ता है, ये गलत है। तो इसमें करेक्ट पूछा है तो ओनली ये आएगा। अब पूछ रहा है कि NFHS5 द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन टू, इसमें पूछ रहा है कि NFHS5 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? तो ये 25.2 हो गया है। आप ज़रूर NFHS5 को पढ़कर जाएं, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं या नेट को दे रहे हैं या फिर पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 336 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एज पर NFHS5 सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 836 यानी 836 टू 893। और सेकेंड है फॉर केरला ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट हैज़ डिटोरिएट फ्रॉम 1047 टू 951। इसमें हिंदी में आप समझे तो कह रहा है कि NFHS5 के अनुसार हरियाणा में जो है वो लिंग अनुपात बढ़ गया है 836 से 893, जबकि केरल में घट गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये जब वो पढ़ेंगे ना आप, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब NFHS आप पढ़ेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे ना, आपको 3-4 बार पढ़ने के बाद अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब हरित क्रांति के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो फर्स्ट है इट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि कृषि में प्रोडक्शन बढ़ा है, ये सही है। इट ऑल्सो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसने प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाया है, तो ये भी सही है। इट रिड्यूस रीजनल इनक्वालिटी, तो ये गलत है। तो यहाँ केवल ये भी सही होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी तो उसके बाद बढ़ गई है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, क्योंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट रहा है आपको हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ तो असमानता बढ़ी है ना, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से पढ़िए और सही ऑप्शन को चुनिए। तो पहला है आपको कि share of agriculture in total employment in India has declined significantly between 1999 and 2000 एंड 2017-18, यानी कि 1999 से ले एवं 2017-18 के बीच में जो कृषि से हमारा रोजगार मिलता था उसमें काफ़ी कमी हुई है, यानी कि अब हम प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं, तो ये बात सही है। दूसरा है कि महिला की श्रम बल में भागीदारी में 2011-12 से 17-18 के बीच तेज़ी से गिरावट आई है। फीमेल डिक्लाइन वेरी शार्पली बिटवीन
LFR फीमेल 2011-12 to 2017-18. तो both are right. बिकॉज एग्रीकल्चर 70% था पहले, और अभी मतलब डिपेंडेंसी हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी कितना हो गया, ओनली 42%। और वैसे ही महिलाएं जो हैं वो 2011-12 में 31.2% महिलाएं काम करती थी, जबकि 17-18 में केवल 29% महिलाएं काम करती हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया द लास्ट ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पोवर्टी वाज डन बाय Rangarajan Committee in 2014 using the data of Consumption Expenditure Survey 2011-12. The poverty was estimated by this committee as भारत में आधिकारिक रूप से गरीबी का औपचारिक आकलन 2014 में रंगराजन समिति ने किया। ठीक है, तो रंगराजन समिति के द्वारा जो आया था 11-12 के उपभोग सर्वे का, तो उसमें क्या परसेंटेज थी आंकड़ों का, गरीबी आकलन कितना किया गया था उसको आपको देखना है। तो 29.5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी वाज हायर देन द टारगेटेड ग्रोथ। मतलब इसमें पूछ रहा है कि इस पंचवर्षीय योजना में जितना हमारा लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा हमारा वृद्धि हुआ। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था, जिस समय कि 2.7 रखा गया था और 3.6 हमने प्राप्त किया था। थैंक यू। आज मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा रही हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या परेशानी हो रही है। थैंक यू।